इन दिनों हम एक छोटे से शहर में रहा करते थे। यहाँ के कॉलेज में मेरे भाई का दिल ना लगा तो वालिद ने उनको करीबी शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिल करा दिया, जहाँ हॉस्टल भी था। अब वो माँ 2 माह बाद घर आते। एक रोज अचानक 10 रोज बाद ही आ गए। अम्मी ने पूछा, खैर तो है आदिल बेटे? अभी गए थे और अभी आ गए। कहा, अम्मी जान हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, मैदे में दर्द सा रहने लगा है। वो बोले, अरे मियाँ तुम्हारी भी क्या बात है, कभी अपने शहर का कॉलेज ठीक नहीं लगता तो कभी लाहौर के हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। यूं कहो ना कि पढ़ाई में जी नहीं लगता। वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वालिदा ने ये मिसाल बस वैसे ही बोल दी, लेकिन मुझे लगा अदल भाई हकीकत पर यशुन है। अभी मैं उनके चेहरे पर मौजूद परेशान कुन तहरीर पढ़ ही रही थी। वो मेरे पास आ गए। शाम का वक्त था और मैं सैन में पड़े चावल साफ कर रही थी। कहने लगी, गुड़िया एक बात बताऊं? अम्मी को मत बताना। हाँ भी बताऊं? मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी। बात कुछ अजीब सी है। पता नहीं तुमको बतानी भी चाहिए या नहीं, लेकिन ये सच बात है कि मेरे हॉस्टल में जिन आ गए हैं, इसलिए मैं घर आ गया हूँ। दरअसल मैं इनसे उलझना ना चाहता था। आदिल भाई की बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, भैया जी, जानती हूँ ये सब जिन दिन तुम्हारा वहाँ दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए आ गए हो। अब बहाने मत बनाओ। तुम वहाँ पढ़ने गए हो, दिल लगाने नहीं गए। अब पढ़ना तो है। वक्त ज़ाय करने का क्या फ़ायदा? मेरी मानो तो कल ही वापस चले जाओ, वरना अब्बा नाराज़ होंगे, क्योंकि तुमने ही ज़िद की थी लाहौर जाकर पढ़ने की। बात यह है गुड़िया कि मेरे रूममेट ने मुझे अजीब सा वाक़या सुनाया है। इसने मुझे मेरे दोस्त की आप बीती उस तरह सुनाई है कि इसके जाने के बाद से मुझको इस कमरे में वहशत होने लगी है। तभी मैं चला आया हूँ। वाक़या तो बताओ, मैंने इश्तियाक से सवाल किया। वाक़या यह है कि मेरा दोस्त अतहर, जो कुसूल के करीब एक गांव का रहने वाला है, इसके गांव के नज़दीक एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग का मज़ार है। इस मज़ार पर हर जुमेरात को उर्स होता था। अक़ीदतमंद लोग आते, कवालियाँ होत, धमाल पड़ते। ये यहाँ का कल्चर था। एक दिन अतहर भी अपने दोस्त के हमरा वहाँ कवाली सुनने गया। इसका दोस्त माजिद एक खूबर व नौजवान था, जिसका कद निकलता हुआ, रंग गोरा और बाल खंगरियले थे। वो वाकई हुसैन लड़का था। उसका कसरती बदन और सेहतमंद सरापात के कर शहर के नौजवान इस पर रश्क करते थे। माजिद के दो ही शौक थे, कबड्डी खेलना और धमाल डालना। इसको धमाल पर बड़ी महारत हासिल थी। जब वो ढोल की थाप पर तेज तेज रक्सा होता तो देखने वाले मह हो जाते और वो खुद भी मस्त अलस्त हो जाता। एक दिन उसने कुछ कलंदरों को वहां धमाल डालते देखा तो अतहर और माजिद से ना रहा गया, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। माजिद ने तो ऐसा कमाल दिखाया कि देखने वाले तस्वीर बन गए। इसने इस दरवेशी रक्स को इस महवियत से किया कि वो मस्त हो गया और उसको अपना होश ही ना रहा। रात को जब ये दोनों दोस्त घर लौटे तो बेहद थके हुए थे। आते ही लेट गए और उनको नींद ने अला। माजिद और अतहर के घर भी करीब करीब थे और ये बचपन के साथी थे। अतहर ने बताया, सुबह में माजिद के घर गया तो इसको हल्का हल्का बुखार था। हमने आज इकट्ठे कसूर भी जाना था, मगर माजिद ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सारे बदन में दर्द है और कसलमंदी बेहद है। मैंने माजिद को समझाया कि तुम वहाँ जब रक्स गुना होते हो तो तुमको अपना होश भी नहीं रहता। तुम इस तरह आपे से बाहर मत हो जाया कर। कल तुमने जब इन दरवेशों के साथ मस्त होकर और बाल खोलकर धमाल डाली तो उसकी वजह से तुमको बुखार हुआ है, क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। तुम खुद को इस कदर क्यों थका देते हो? उसने कहा, मुझे खबर ही नहीं रहती। जब मैं धमाल डालता हूँ तो लगता है इस दुनिया में नहीं हूँ, बल्कि दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ। मैं इस दिन अकेला ही कसूर चला गया। जब मैं वापस आया तो अम्मी ने बताया कि माजिद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तभी इसकी माँ हमारे घर तुमको बुलाने आई थी। अब न जाने इसका क्या हाल है। इसको डॉक्टर के पास ले जाना था। किस्सा मुख्तसर, अतहर अपने दोस्त के घर गया। इसकी हालत अजब थी। सर के बाल खड़े थे और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी।
हुसैन चेहरा बिगड़ गया था और हाथ पांव मुड़े हुए थे। लगता था कि कोई गैर मरी ताकत है जो इसको तकलीफ दे रही है। इसके मुंह से झाग निकल रहा था और गर्दन एक जानिब को मुड़ी हुई थी। अतहर कहने लगा, आदिल यार, सच कहूँ तो मैं माजिद की सूरत देखकर डर गया था, क्योंकि इसकी शक्ल अपनी सूरत ना रही थी बल्कि किसी और की नजर आ रही थी जो काफी दहशतनाक थी। मैंने इससे पूछा कि मेरे दोस्त माजिद, कुछ कहो तो तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो वो कुछ न बोला, फिर जमीन पर लेटकर तड़पने लगा। उसने कहा, यार पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर कोई और समा गया है जो मुझे खींच और तोड़ मरोड़ रहा है। इसके बाद इसकी आवाज बदलने लगी। इसकी आंखें सुर्खी से दहक रही थीं। वो किसी और जबान में गुफ्तगू करने लगा जो मेरी समझ में ना आ रही थी। मैंने चाहा कि इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर उसकी हालत गैर हो रही थी। वो चलने के काबिल ना भी था। बकौल अतहर मैं खुद ही डॉक्टर के क्लिनिक चला गया और उसको घर ले आया। जब मैं और डॉक्टर माजिद के पास पहुंचे, वो सो चुका था। डॉक्टर ने कहा, अतहर आप इसको मत जगाओ, बेआराम न करो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, जागे तो खुला देना, फिर मेरे क्लिनिक पर ले आना। इस वाक़या के 2 माह तक माजिद ठीक ठाक रहा। एक दिन जब हम एक वीरान जगह दोस्त का प्लाट देखने गए तो माजिद ने हमें हैरान कर दिया। हमारे एक दोस्त शरीफ ने आबादी से कुछ दूर नई कॉलोनी में प्लाट खरीदा था। ये कॉलोनी गैराबाद थी। दूसरा दोस्त अकरम भी एक प्लाट यहाँ पर लेना चाहता था। शरीफ हमको जगह दिखाने ले गया था। वहाँ सब तो प्लाट देखने में महव हो गए, मगर माजिद सामने मैदान की समत देखने लगा। इसकी आंखों में अचानक चमक आ गई और वो कहने लगा, देखो वो सामने क्या शानदार तकरीब हो रही है। हमने देखा तो किसी को चटियल मैदान के सिवा कुछ नजर ना आया। शाम का वक्त था। सबने समझा कि इसको वहम हो रहा है। यार माजिद, क्या देख रहे हो? किसी और को तो वहां कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कहने लगा, इतने सारे लोग हैं, औरतों और मर्दों के खूबसूरत ज़र्क बर्क कपड़े पहने हुए हैं, और तुम लोगों को वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहां शादी हो रही है। आसमान तक रोशनी की चमक उठ रही है। तीनों दोस्त हैरत से इसकी बातें सुन रहे थे। शरीफ बोला, शायद ये पागल हो गया है। नहीं, ये पागल नहीं है, मैं उसकी पहले कैफियत देख चुका हूं। माजिद से कहा, यार बड़ी भूख लगी है। क्या ये नहीं हो सकता कि इस शादी में हमको भी थोड़ा सा खाने को मिल जाए? शरीफ ने कहा, वो सामने बेशुमार देगी पड़ी हैं। अच्छा ठहरो, मैं लाता हूं, माजिद ने जवाब दिया। वो चंद कदम गया था कि हमने देखा वो वापस आ रहा है। इसके हाथ में एक बहुत बड़ी सीनी थी। इसमें पुलाव था और इस पर गोश्त के बड़े बड़े रोस्ट पार्चे रखे हुए थे। इसने मैंने अपने दोस्तों के सामने धर दी। सब शशदर रह गए। सभी डर गए। खाने की भरी प्रात वहीं छोड़कर तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर घर आ गए। तभी से मेरा ज़हन बड़ा परेशान था। अब माजिद को भी वक्फे वक्फे से दौरे पड़ते थे और उसकी हालत गैर हो जाती थी। इसके घर वाले मुतअद्दिद डॉक्टरों के पास ले गए। हैरत की बात यह है कि जूं जूं इलाज करवाते, इसकी हालत ज्यादा बिगड़ती जाती। फिर एक बुजुर्ग से मशवरा किया गया। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर से इसका इलाज कराने के साथ किसी ऐसे आलम के पास भी ले जाइए जो इबादत गुजार हो, इससे दुआ कराई। उन्होंने एक नेक बुजुर्ग का पता भी दिया। माजिद के भाई इसको वहां ले गए। तकरीबन 7 रोज वो इस आलम दीन के घर पर मेहमान रहे और उस पर आयात कुरानी दम करवाते रहे। तब आलम साहब ने ख्वाब देखा और बताया कि जब ये मज़ार पर धमाल कर रहा था तो वहां 2 जिन औरत भी थी। एक बड़ी बहन जिसका शौहर भी साथ था, और दूसरी छोटी जो धमाल के वक्त करीब खड़ी थी। इसको माजिद का धमाल इतना अच्छा लगा कि वो इसके कुर्ब की मतमन्नी हो गई। बड़ी बहन के पास इल्म है, इसी वजह से छोटी बहन इससे डरती। कभी कभी ये तीनों जब माजिद के करीब होते हैं तो उसकी हालत गैर हो जाती है। नम साहिब ने मुसलसल कुरानी आयत पढ़े और माजिद पर दम करते रहे। अब माजिद की हालत संभल गई। जब अतहर ने ये बातें मेरे भाई आदिल से की, तब से इसका दिल हॉस्टल के कमरे में ना लग रहा था।
ताहम उसने अतहर की बातों का मजाक उड़ा और कहा कि तुमने मनगढ़ंत किस्सा बनाया है और मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला। तब अतहर ने आदिल भाई से कहा कि तुम मेरे साथ गांव चलना, मैं तुमको माजिद से मलवा दूंगा। तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। गुड़िया में अतहर के साथ उसके गांव चला गया। माजिद को देखा तो अफसोस हुआ। एक दुबला पतला लड़का जो कभी कड़ियल जवान था, अब इसकी हालत दुरुस्त न थी। इसी दिन जुमेरात की शाम ये लोग वहां धमाल देखने गए। तभी माजिद बोला कि वो देखो, वह है। सबने एक समत देखा जहां औरतों का रश था। वो निहायत हुसैन लड़की थी, सब्ज रंग के कपड़े पहने थे। ऐसी हुसैन लड़की मैंने पहले कभी ना देखी थी। इसके साथ एक उधेड़ उम्र औरत थी जिसके मुंह पर चादर थी। सब्ज कपड़ों वाली लड़की बार बार माजिद को देख रही थी। दफतना इसके हाथ पर किसी ने हलवे का डाल बार के दिया। थोड़ी देर पहले इसको दोस्तों ने कहा था कि यार हलवा तो खिलाओ, हमार अहलो खाने को दिल चाह रहा है। अब सभी इस डब्बे को हैरत से देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। माजिद के हाथ तो खाली थे। भीड़ में देखा तो वो हुसैन औरतें भी गायब थीं। आदिल भाई क्या आपने हलवा खाया? नहीं गुड़िया, मैंने तो चखा भी नहीं और वहां से भाग आया। हॉस्टल गया तो देखा कि वहां भी हलवे का डाल बार खा है, जबकि जाते हुए कमरा लाग करके गया था। मैं सभी खौफ ज़दा होकर सीधा बस अड्डे चला गया और घर आ गया हूँ। इसके बाद मीर अबे इस हॉस्टल ना गया। खुदा जाने भैया ने यह दास्तान घर कर सुनाई थी या वाकई वो सच कह रहे थे। ये राज उन्होंने आज तक नहीं बताया। जब भी इससे पूछा तो ये जवाब दिया कि हाँ, ये वाकया सच ही था। इसके बाद आदिल ने लाहौर वाला कॉलेज छोड़ दिया और वापस आकर अपने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया और तालीम मुकम्मल की। अबू तो आज तक कहते हैं कि आदिल ने घर से दूरी को बर्दाश्त न करते हुए ये दास्तान घड़ी थी, वरना ऐसी कोई बात न थी। हमारा ख़ानदान कश्मीर के लायक और मुअज़्ज़ज़ घरानों में शुमार होता था। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी इबादत वराज़त की बदौलत आला मकाम पाया और उनकी बेशुमार करामतों की बदौलत गैर मुस्लिम इस्लाम के दायरे में शामिल होते रहे। मेरे दादा और नाना आपस में सगे भाई थे। पूंछ और ज़िला राजौरी में कट्टर हिंदू आबाद थे। वहाँ भी मुसलमान अपने अक़ीदे में बहुत पुख्ता थे। 1947 में जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, हमारा ख़ानदान 4 जगहों पर आबाद था। तब हमारे दादा और उनके चचा जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। दादा जान मुजाहिदों की मदद कर रहे थे, जिसकी खबर वहाँ के सरकर्दा हिंदूहे को मिल गई थी। तभी साथ वाले गांव से खबर पहुंची कि हिंदुओं ने एक इमारत को, जहां मुसलमान जमा थे, आग लगा दी है। इस इमारत में हमारे भी कुछ रिश्तेदार थे। यूं ये सारे महसूर मुसलमान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रुकना अब मौत को दावत देना है, लिहाजा पाकिस्तान का रुख करना चाहिए। तभी बड़े दादा के ज़ेर साया काफिला ज़िला राजौरी से रवां दवां हुआ। रास्ते में बड़ी तकलीफ़ें उठाईं। बिलाखिर दोपट्टा सेक्टर से ज़िला कोटली में दाखिल हुए और जेहलम के नज़दीक सराय में आर्जी मस्कन बनाया। हमारे बुज़ुर्गों की यही आरज़ू थी कि अमन हो जाने के बाद वापस राजौरी चले जाएंगे, क्योंकि अपने आबाई वतन की अपनी कशिश होती है। इस जगह से बचपन की यादें वाबस्ता होती हैं। दादा ने मेरे नाना का साथ दिया, वरना शायद वो भी हिजरत न कर पाते और वहाँ ही शहादत का दर्जा हासिल करना पसंद फरमाते। कुछ अरसा बाद जब ज़रा महसूस हुआ तो बुज़ुर्गों को अपने वतन की याद ने बेकल कर दिया। बड़े दादे से इजाज़त लेकर हमारा काफ़िला एक बार फिर अपने आबाई गांव सरानो का जानिब रवाना हो गया, जो ज़िला बाजौरी के कुराब है। जंग की वजह से घर बार, खेत खलियान, बाग बागीचे तबाह हो गए थे। सामान लूटा जा चुका था। नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करना थी। सख्त मेहनत मशक्क़त के बाद वालिद साहब और भाई इतना कुछ कर पाए कि हम सुकून से रहने लगे। चंद साल भी आराम से रह ना पाए थे कि फिर से हालात ने करवट ली और बेसुकूनी शुरू हो गई। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जाते थे, यहाँ तक कि 1965 की जंग शुरू हो गई। हिंदू फौजें सिविल लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थीं और बेगुनाह लोग शहीद हो रहे थे। औरतों की इस्मत महफूज ना रही थी।
इन हालात को देखते हुए दादा ने एक बार फिर ये फैसला किया कि अब पाकिस्तान जाकर वापस यहाँ नहीं आना है, लेकिन इस दफ़ा नाना ने उनका साथ नहीं दिया। साफ कह दिया कि अब जिए आ मरे अपने इबाओ अजदाद का गांव नहीं छोड़ेंगे। दादा जान हालात की संगीनी का एहसास कर चुके थे। उन्होंने अपने भाई और उनकी औलाद को वहीं रहने दिया और हिजरत पर तैयार हो गए। यूं हमारा मुख्तसर काफिला एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब रवाना हुआ। मेरे नाना जान और बड़े मामू बॉर्डर लाइन पर हमको खुदा हाफिज कहने आए। हमें क्या जब थी कि ये दूरी अब दाई होगी। अब के बिछड़े तो फिर कभी मिल ना पाएंगे। मामू के घर वालों से ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं अपने मामूजाद जो मेरे मंगेतर थे से बिछड़ गया और मेरे भाई अपनी मंगेतर से। मुझको अंदाज़ा न था कि अब दोबारा बॉर्डर क्रॉस करना इतना दुश्वार होगा। ये खबर होती तो हम तारों भरा जिंगला ही पकड़ लेते। जुदा होते वक्त नाना और दादा भी खूब रोए थे क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। ये भी जुदा न हुए थे। सफ़र में भी हमने बहुत मुसीबतें उठाईं। पाकिस्तान पहुंचे तो हुकूमत पाकिस्तान ने मुहाजिरों की आबादकारी का काम शुरू कर दिया। इस तरह हमको आखिरकार छिनिप सेक्टर पर आबाद किया गया। ये वही जगह थी जहां जनरल इफ्तिखार शहीद हुए थे और ये इलाका अब ज़्यादातर उन्हीं के नाम से मशहूर है और इसी बॉर्डर पर तारीखी जंग हुई थी। बॉर्डर के दरमियान दरियाए तवी बहुत है जिसको बॉर्डर लाइन करार दिया गया, मगर हम इस बॉर्डर लाइन को दिल से नहीं मान रहे थे क्योंकि पूरा कश्मीर एक है और हमारा वतन कश्मीर पूरा है, आधा नहीं। खैर, वक्त के साथ हमारे भी हालात अच्छे हुए गए, लेकिन फिर चंद सालों बाद ही वालिद को उनके भाई की याद ने सताना शुरू कर दिया। अब बॉर्डर के उधर जाकर अजीज़ों से मिलना मुहाल था, जबकि हमारे आपस में रिश्ते नाते भी तय हो चुके थे। किसी ने वालिद साहब को मशवरा दिया कि आप मुल्क से बाहर चले जाइए, तब ही आप अपने अजीज़ों से मिल सकेंगे। वालिद साहब ने कोशिश की और बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए। अभी उनको वहां गए 2 साल हुए थे कि दादा जान फौत हो गए। उन्होंने इमरजेंसी में छुट्टी ली और काफ़ी जिदोजहद के बाद घर आए। आते ही उन्होंने अपने आबाई गांव ज़िला राजौरी में फ़ोन किया और मामू जान को इत्तला दी कि आपके चचा फौत हो गए हैं। जब नाना जान ने अपने भाई की वफ़ात का सुनो, वहां तड़प कर रह गए। उनका पासपोर्ट बना हुआ था, वो वीज़े के लिए भाग दौड़ में लग गए। 1 माह की तगोदो के बाद नाना को बॉर्डर लाइन के इस तरफ आने की इजाज़त मिली। एक ही मुल्क के होते हम कितने दुखी हुए। मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर आने तक इन दिनों मीर अबे साजिद 7वीं जमात में पढ़ रहा था। उसने पहली बार अपने नाना को देखा था। वो बुजुर्ग आदमी थे, इनका चेहरा चांद की तरह चमकता था और अपने ज़माने के वो बड़े बहादुर इंसान थे। जब अपने भाई की कब्र पर फातिहा के लिए गए तो उनकी बचगी बंध गई। वो 2 माह हमारे पास रहे। हमारे घर में जैसे हर तरफ खुशियां ही खुशियां बखर गई थी। अम्मी जान की खुशी तो दीदनी थी। ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके अपने सरहदों की तकसीम की वजह से जुदा हो गए। वो दिन भी आ गया जब नाना जान ने हमसे जुदा होना था। कैसे बताओ है कि ये कितना मुश्किल वक्त था। अम्मी को बाप की जुदाई और माँ की याद और ज़्यादा सता रही थी, जो उनसे मिलने से मजबूर थी। हम सब काफिले की शक्ल में उनको अलविदा कहने गए। जब नाना बॉर्डर से गुजर रहे थे तो हम नाना जान की मोहब्बत में दौड़ते हुए इंडिया के बॉर्डर लाइन में चले गए और आमी गम से बेहोश हो गई, जैसे उनको यकीन हो कि वो दोबारा नाना जान से फिर कभी ना मिल सकेंगी। साजिद भाई, जिन्होंने पहली बार नाना को देखा था, वो सबसे ज्यादा रो रहे थे। वो इन दिनों इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे और हम बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कहते थे कि अम्मी जान, मुझे तो पता ही नहीं था कि नाना का रिश्ता कितना प्यार होता है। तब अम्मी कहती कि तुमने नानी, खाला और मामू को तो देखा नहीं, देख लोगे तो फिर समझोगे कि ये रिश्ते कैसे प्यारे होते हैं। हमारे घर से करीब खेतों में एक सड़क थी जो पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर को जाया करती थी, जिसको अगर क्रॉस करते तो दरियाए तवी का पुल आ जाता था। एक दिन जब साजिद इसी तरफ था, अचानक इसने देखा कि एक सोजो की कुराब से गुजरी है। वहां आगे ही फौजी चौकी थी। बॉर्डर के करीब से सोजो की इसी चेक पोस्ट की तरफ चली गई। तब साजिद ने दिल में ख्याल किया कि ये बेचारे मुसाफिर शायद रास्ता भूल चुके हैं, चौकी वाले उनको वापस कर देंगे। इसका ख्याल ठीक था।
पाकिस्तानी नौजवानों ने उनको वापस भेज दिया। करीब ही गाड़ियों का अड्डा था जब वही सुजुकी दोबारा अड्डे पर आई और किसी से पता पूछा। फिर उसने अचानक हमारे घरों की तरफ रुख किया। साजिद भाई ने देखा कि ये मुसाफिर तो हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। इसका दिल धड़कने लगा। दिल की कैफियत अजीब हो गई, कहीं ये मामूमानी तो नहीं। हमसे मिलने मकबूजा कश्मीर से आए होंगे। साथ उनकी बेटी भी थी। जैसे ये साजिद का कोई ख्वाब था जो पूरा हो गया। क्या खबर थी कि ये अपनों से मिलने आए हैं। साजिद जब घर पहुंचा तो मोहल्ले में शोर मचा हुआ था कि सैयद साहिब, उनकी बीवी और बच्ची कश्मीर से आए हैं। तमाम लोगों ने उनको घेर लिया। उस वक्त मेरी वालिदा अपनी नंद के घर थी। साजिद ने मुझसे पूछा, आपी कौन आया है? कहीं मामूमानी तो नहीं? मैंने रास्ते में उनकी सुजुकी को किसी का घर तलाश करते देखा था। हाँ वही है, मैंने जवाब दिया। तभी साजिद दौड़ा हुआ उम्मी को बुलाने गया। जब उम्मी ने सुना कि उनके भाई और भतीजी आए हैं तो वो खुशी के मारे वहीं बेहोश हो गई। आज फिर हमारे घर ईद का समा था। मेरी कजिन जो साजिद की हम उम्र थी वो भी पहली बार हमको देख रही थी। कितनी हैरान थी वो, जैब जै शर्माई से। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। जी चाहा कि अपनी इस हुसैन मामूजात को दिल में छिपा लूं और कभी वापस न जाने दूं। मैंने गौर से साजिद की तरफ देखा। इसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। पहले दिन से ही साजिद फरियादे में खो चुका था। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे और बड़े भाई को उनके जीवन साथी ना मिले सके थे। वो सरहद पार औदी नीलगू फिजाओं में गुम हो चुके थे और अब मोहब्बत का देवता मेरे छोटे भाई के दिल को निशाना बना रहा था। मैं तो कांप गई। वो दिन ईद जैसे थे। जी चाहता था वक्त थम जाए और ये कभी हमसे जुदा ना हो, मगर वक्त नहीं थमता। ये गुजरता ही चला जाता है और ये दो माह भी पलक झपकते गुजर गए और वो वक्त आ पहुंचा जब उनको हमसे जुदा होना था। खामोशी छेड़ ही थी और बेचैनी का आलम था। हम सब वाहगा बॉर्डर पर थे। साजिद की आंखों में आंसू भरे थे। वो बिछड़ने का लम्हा भी अजीब था। सब लोग उनसे गिले मिल रहे थे और साजिद अलहदा खड़ा था। वो इनमें से किसी से नहीं मिला, लेकिन जब वो आगे चले ये उनके साथ साथ चलने लगा, यहाँ तक कि वो अपने बॉर्डर की हुदूद क्रॉस करके उनके बॉर्डर में चला गया। उन्होंने पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट पीछे रह गया है, उसने कहा। तो तुम भी पीछे जाओ। हाँ जाता हूँ। मैं अपने लोगों से मिल तो लूँ। मैं वहाँ उनसे नहीं मिला था, इसलिए अब बेइख्तियार चला आया हूँ। उसने चेकिंग करने वालों को कहा। तभी मामू टेर गए। उन्होंने साजिद को गिले लगाया। मुमानी ने गिले लगाया। फरियादे की बारी आई। इसकी आंखें सुर्ख थीं, शबनम जैसे आंसू आंखों से जारी थे। वो कश्मीर की कुल्ली रूही थी। किसके लिए? जिससे हमेशा के लिए बिछड़ना था। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल हो रहे थे। हम तो कुछ दिन रुकर चुप हो गए। रफ्ता रफ्ता दुख भी मध्यम पड़ने लगा, लेकिन साजिद को फरियादे की याद ने एक मुस्तकिल कुमक बख्श दे दी थी। ऐसा दर्द के जिसका कोई दरमा नहीं था। वो अब मुझसे यूं मुखातिब होता, आपी जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो हम उन लोगों से फिर मिलने जाएंगे। मैंने कसम खाई है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना लहू क्यों ना निछावर करना पड़े। जब कश्मीर आज़ाद होगा मैं फरियादे को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। वक्त गुजरता गया। साजिद ने अपनी कसम पूरी की। शादी ना की बल्कि अपनी सारी आमदी वो कश्मीर की आज़ादी के लिए फंड में देता था। उसने फरियादे की याद को अपने दिल में बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था, किसी सुहाने ख्वाब की तरह। ख्वाब के सहारे भी लोग उम्र गुजार लेते हैं, बशर्ते ख्वाब न टूटे। लेकिन साजिद का ख्वाब टूट गया। एक दिन तार मिला कि कजिन की मंगनी हो रही है। मेरे भाई के वजूद में जैसे सर दिल हर दौड़ गई। वो तार पड़ते ही पत्थर का हो गया, जैसे इसकी जान निकल गई हो। इस रोज वो खूब ही जी भर कर रोया था। वो दिल बर्दाश्ता होकर अबू ज़हबी चला गया। इसको डर था कहीं फरियादे की शादी ना हो रही हो,
रफ्तार से कुछ वाजे नहीं हो रहा था कि कजिन से मुराद फरियदे है, इसका भाई या फिर वाकई फरियदे की मन्नी की इत्तला है। अबू ज़हबी से इसने मामू के घर ख़त लिखने शुरू कर दिए। वो मामू से तफसील नहीं पूछ सकता था, दिल का हाल रकम नहीं कर सकता था। बहरहाल किसी तरह ये पता ना चला कि किसकी शादी हुई है। एक दिन अचानक ही फरियदे का एक ख़त साजिद को मिला। वो हैरान रह गया कि आखिर उसके दिल ने भी किसी की तरफ का असर कबूल किया और ख़त लिखने पर मजबूर हो गई है। पता चला कि छोटे मामू दुबई में हैं। वो फौराद चला गया, इनसे हाल अहवाल लिया। बड़े मामू भी आना चाहिए थे। साजिद ने इनके लिए वीज़ा लिया और एक आदमी को वीज़ा देकर बम्बे भेजा, क्योंकि कश्मीर फ़ोन करना मुश्किल था। बारिशों का मौसम था और शिद्दत की सर्दी थी, लेकिन साजिद अपनी कोशिश में लगा हुआ था। किसी तरह मामू आ जाएं तो फिर वहाँ ही रिश्ते की बात हो और वो फरियदे को अपनी दुल्हन बना सके। एक रोज़ भाई कश्मीर फ़ोन मिलाने में कामयाब हो गया। उनको वीज़े का बताया। मामू हैरान थे कि साजिद ने कमाल कर दिया है, इतनी हिम्मत की है, किसी तरह हमसे राब्ता कर लिया है। बहरहाल मामू दुबई पहुंचे और साजिद से मिलने में कामयाब हो गए। इसी दिन साजिद ने फ़ोन करके मामू के खैरियत से पहुंचने की इत्तला दी। इस रोज़ फरियदे से भी बात हो गई। साजिद के दिल की कुली एक लम्हे को खिली और दूसरे लम्हे मुरझा गई। फरियदे की आवाज़ सुनकर साजिद खुश था, जिसकी कोई इंतहा न थी कि वो ये आवाज़ सुनने के लिए बरसों से तड़प रहा था। इस सूरत को देखने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि साजिद के अंदर इतने जज्बात थे, दिल में इतना कुछ जमा हो गया था कि तहरीर नहीं किया जा सकता। जब फरियदे ने बताया कि इसकी शादी हो गई है, तो मेरे भाई के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और चमनिस्तान आरज़ू पर ओस पड़ गई। सारी कोशिश और रियाजत बरकार चली गई। इस पर अजीब कैफियत तारी थी, हकीकत जानकर भी वो दिल पर काबू न रख सका। फरियदे को फ़ोन करता और 2-2 घंटे बातें करता था और वो साजिद की बातें सुनकर रोती थी। बेबसी के आलम में और क्या कर सकती थी। बिलाखिर साजिद के दोस्तों ने इसे रोका कि अब इसको फ़ोन पर मत डिस्टर्ब करो। इसके बाद मेरे भाई ने फरियदे की घरेलू खुशियाँ बचाने की खातिर इसको फ़ोन नहीं किया। इसके बाद भी इसने वदा निभाया और शादी ना की। इसने अल्लाह से लो लगा ली। कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब लेकर वो इबादत गुजार हो गया। मुझे यकीन है मेरा खुदा ऐसे नौजवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं करता। वो दिन ज़रूर आएगा जब हमारा कश्मीर आज़ाद होकर पूरा कश्मीर एक हो जाएगा। शायद आप पढ़ाई में संजीदा नहीं हैं। पढ़ना है तो सीधी तरह से पढ़ो। नहीं पढ़ना तो ये फजूल बातें मुझसे मत करना आइंदा। भाई का ऐसा करख्त जवाब सुनकर मनोबल के दिल को ठेस लगी। इसकी भला उम्र ही क्या थी? वो महज 15-16 बरस की होगी। इतनी कम सुनी में लड़कियां किसी भी अच्छी सूरत वाले लड़के को पसंद कर लेती हैं। खैर, अपने उस्ताद को गुस्से में देखकर वो सहम गई और आंसू पी गई। लेकिन इस जिद्दी लड़की ने इस दिन से ही जी में ठान ली थी कि वो साकिब से ही शादी करके रहेगी। तभी से मेरे भाई की जिंदगी में तबाही के दिन शुरू हो गए। गालिबन लड़की ने दिल में तहिया कर लिया था कि इस मगरूर नौजवान को कदमों में बटे उहेगी। इसको आखिर किस बात का नखरा है? वो तो मीर वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इसकी हर ख्वाहिश पा लेने से पूरी होती आ रही थी। खुदा जाने किस तरह इसने अपने वालिदैन को राज़ी किया, क्योंकि मेरे भाई के प्ले तो तालीम के सवा कुछ भी ना था। एक दिन अचानक मिनाहिल के वालिदैन हमारे घर आ गए। घर तो हमारा बहुत अच्छा था, क्योंकि गुलबर्ग में पहले का बना हुआ था और उसमें फर्नीचर भी उम्दा था, जो हमारे माजी की खुशहाली की चुगली खा रहा था। वालिद साहिब ने खुश दिली से उनका स्वागत किया, यूं भगत की, मगर नहीं जानते थे कि ये लोग क्यों आए हैं। वो तो यही समझ रहे थे कि उनके बेटे के पढ़ाने से खुश हैं तो ही आए हैं। ये अमीर लोग यूं ही हम गरीबों के घर नहीं आए थे। ये अपनी बेटी की खुशियों की खातिर मेरे मुफलिस बाप से इसकी सबसे बड़ी पूंजी मांग रहे थे। इनके बेटे को अपना बेटा बनाकर ले जाना चाहते थे। पहले वालिद साहब इस पेशकश पर हैरान रह गए। कहाँ हम, कहाँ वो। मगर सच है, दिल की लगी बुरी बिला है। मिनाहिल जब बीमार पड़ी तो माँ बाप ने बेटी की जान बचाने की सोची।
दरअसल कुछ दिन पहले भाई ने इसको घर ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि उनको मुकाबले का इम्तिहान देना था और उनके पास इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त नहीं बच पाता था। मिनाहिल समझी कि शादी की बात से साकिब रूठ गए हैं। ये बात दिल पर ले ली और बीमार पड़ गई। साकिब भाई ने मिनाहिल के वालिदैन से माजरत कर ली। कहा कि मैं अपनी बीमार माँ की हालत देखते हुए उनको नहीं छोड़ सकता। मिनाहिल के वालिदैन उठकर चले गए और घर जाकर बेटी को समझाया कि इसका ख्याल छोड़ दो। बेशक लड़का नेक है और ये शरीफ लोग हैं, लेकिन साकिब अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा फरमानबरदार है। वो कभी उनको छोड़कर हमारी तरफ नहीं आ सकेगा। इस पर मिनाहिल और ज़्यादा गमज़दा हो गई। इसने खाना पीना, हंसा बोलना छोड़ दिया और ज़्यादा बीमार पड़ गई और लागर हो गई। मिनाहिल जब लागर से लागर होती गई तो मोहब्बत के मारे वालिदैन एक बार फिर हमारे घर आए। उन्होंने इस बार लालच दिया कि हम लड़के के नाम प्लाजा लिख देते हैं। आप कहते हैं तो आपके बिजनेस के लिए सरमाया फराहम कर देते हैं। जो भी आपकी शर्त हो हमें मंजूर है। प्लाजे में 4 फ्लैट और 10 दुकानें बनी हुई थीं। वालिद साहिब ने कहा, मैं ऐसा खस्ता हाल कभी ना था। बदनसीबी ने पीछा लिया और मेरा गोदाम जल गया जो लिबर्टी लाहौर में था। पार्टनर ने भी धोखा दिया। दोबारा कारोबार को पैरों पर खड़ा ना कर सका, लेकिन मैंने किसी दोस्त या किसी भी रिश्तेदार से सरमा उधार लेना मुनासिब ना समझा। हालांकि काफ़ी खैर खा मेरी मदद को आगे आए थे। मैं लालची आदमी नहीं हूँ। मुझे आपसे प्लाजा नहीं चाहिए। साकिब का शौक है कि वो मुकाबले का इम्तिहान इस करे और सिविल सर्विस में ऑफिसर हो जाए। वो अपने शौक में तनमन धन से लगा हुआ है। इसी सबब आजकल उसने तमाम ट्यूशन्स छोड़ी हुई हैं। रह गई आपकी इसको घर दामाद बनाने की शर्त, तो ये शर्त इसको हर गज मंजूर नहीं। वो बुढ़ापे में हमको छोड़ना चाहता है और ना अपने से दूर रखना चाहता है। फिर भी हम एक बार और अपने बेटे को राजी करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस रिश्ते पर मान गया तो हमें अब से रिश्तेदारी बनाने पर खुशी होगी। वालिद ने साकिब से बात की। वो ना माने, साफ इनकार कर दिया कि मुझको घर दामाद नहीं बनना है और ना मुझे किसी की गुलामी में रहकर जिंदगी गुजारने का शौक है। हम शादी अपने जैसे लोगों में करेंगे, मुझको प्लाजा वगैरह भी नहीं चाहिए। इस पर वालिद साहिब ने इसको समझाया कि अगर हम शरीफ लोग हैं तो वो भी बुरे लोग नहीं। देखते नहीं हमारे क्या हालात हैं। इन लोगों को सवाली बनाकर अल्लाह ने खुद हमारे दर पर भेजा है। तुम्हारी माँ बगैर इलाज के मर रही है और तुम हो कि पेनी खान बने हुए हो। गरज कुछ इस किस्म की बातें करके अब्बा जान ने साकिब को समझाया। उन्होंने इस शर्त पर मिनाहिल से शादी की हामी भर ली कि वो इससे शादी तो कर लेंगे मगर घर दामाद नहीं बनेंगे। अब्बा जान ने मिनाहिल के घर जाकर शादी की तारीख दे दी, लेकिन भाई को इसकी खबर न होने दी कि वो घर दामाद वाली शर्त भी मंजूर कर आए हैं। सोचा कि बाद में हालात बदल जाएंगे। मियाँ बीवी में बन गई तो बात को हर बात मनवाई जा सकती है। दैन शादी वाले दिन जब भाई अपना रिजल्ट देखकर घर आए तो घर को सजा हुआ पाया। पूछा, ये क्या माजरा है? वालिद ने कहा, तेरी शादी हो रही है। ये सुनकर भाई के 14 तबक रोशन हो गए। वो वालिद से झगड़ने लगे कि अभी तो मेरा रिजल्ट आया है, पहले नौकरी तो लगने दीजिए। क्या पहले ही दिन से मेरी कमाई के बजाय अपने बाप के घर का खाएगी? तुम उन छोटी मोटी बातों में न पड़ो। जब रिजल्ट आ गया है तो मुलाजमत पर भी लगोगे यकीनन। अपने ट्रेनिंग का टाइम भी नहीं दिया मुझे। पहले ट्रेनिंग होगी तब तक मुझे घर से दूर रहना होगा। वालिद ने प्यार से कहा, बेटे, तेरी माँ बीमारी से ससकर ही है, इस पर रहम करो। अभी घर दामाद बने में भी कोई कबाहत नहीं। ये कुर्बानी तुमको देनी होगी अपनी कैंसर की मजहमा और दोनों बहनों के लिए कि गुर्बत की वजह से जिनकी शादी अच्छे घरानों में एक बड़ा मसला बनी हुई है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारी शादी हम सब के लिए एक नई जिंदगी की नवीद होगी और वो बच्ची भी खुशी से जी उठेगी जो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बीमार पड़ी है। हमारी मजबूरियां एक तरफ, मिनाहिल के वालिदैन की भी मजबूरी, इनकी इकलौती बेटी की खुशी, सेहत और जिंदगी है।
तुम्हारे राजी हो जाने से कितने सारे लोगों को खुशियां मिलेंगी। जरा ये तो सोचो, शादी तो आखिर तुमको करना ही है। तो घर आई माँ को क्यों ठुकरा रहे हो? तड़पती कराहती माँ और मैले हालों बहनों को देखकर भाई का दिल इस फैसले के हक में हो गया। थोड़ी देर में वालिद ने महल्ले के चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया और अपनी हैसियत के मुताबिक एक गाड़ी किराए पर लेकर मुख्तसर सी बारात की सूरत में हमान के घर पहुंचे। सादगी से निकाह हुआ। खानदान के उसूलों के मुताबिक मिनाहिल एक दिन के लिए दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई, लेकिन वो बीमार थी। एक हफ्ता हमारे घर रही तो हशाश बशाश और तंदुरुस्त हो गई। इस हैरत वाली बात पर से बंगुश्त बादिंदा थे। यकीनन सेहत और तंदुरुस्ती का दिल की खुशी से गहरा ताल्लुक होता है। मिनाहिल के दिल की मुराद बर आई तिसनी भी चंद दिनों में गुलाब के फूल की मानिंद खुल गई। वलीमा उन्होंने रोक लिया था। जब दुल्हन हमारे घर से गई तो इन्होंने वालिद से दरख्वास्त की कि हम वलीमा उनके बेक करदा शादी हाल में करें ताकि उनके मेहमानों के शान वलीमे की तकरीब हो, क्योंकि शादी सादगी से हुई थी। मिनाहिल की बीमारी के सबब इसके वालिदैन ने धूमधाम से गुरेज किया था। वैसे वालिदिन मीर अबे साकिब वाकई शहजादा लग रहा था। लंबा कद और वजी शख्सियत का मालिक, संजीदा उपरोकार। दुल्हन इसके सामने बीज ना रही थी। भाई को उन्होंने पाबंद कर लिया कि नई शादी थी। वो मिनाहिल को खुश देखना चाहते थे। साकिब भाई अब 2 घंटे के लिए रोजाना शाम को उम्मी के पास आते थे। उन्होंने वदा पूरा किया और एक प्लाजा मेरे भाई के नाम लिख कर दे दिया। ये भी कहा कि चाहो तो बेशक अपने वालिद को ये प्लाजा गिफ्ट कर दो ताकि वो कारोबार चलाएं और बुरा हालात से निकल आएं। प्लाजा तो भाई ने अपने नाम रहने दिया, लेकिन इसके फ्लैटों और दुकानों से जो किराया आता भाई वो अबू को दे देते थे। उस तरह हमारे माली हालात बहुत अच्छे हो गए। अबू ने फिर से कारोबार शुरू कर दिया जो रफ्ता रफ्ता पनपने लगा। सब सही हो गया था, लेकिन हमको अपने भाई की बहुत कमी महसूस होती थी, जो अब बहुत कम हमारे पास आया करते थे और मिनाहिल का हर कहना मानते थे। वो इनको बीमार माँ के पास रुकने न देना चाहती थी। दरअसल वो लाडली और कमसिन थी, दुनियादारी नहीं जानती थी, समाजी रिश्तों का इसको इसको शऊर नहीं आया था। वो तो बस अपने महबूब शौहर की मोहब्बत में गुम थी। एक पल भी उनसे जुदा न होना चाहती थी। अगर वो अक्ल से काम लेती तो इस कदर तंगदिली का मुजाहरा न करती, बल्कि हम लोगों के दरमियान कुछ रोज़ रह जाती, जिससे हमारी भी दिलजुई होती और हम ये समझते कि हमारा भाई से कुछ रिश्ता है। तब भाई भी अपनी बीवी की दिल से कदर करते, लेकिन वो तो सिर्फ भाईजान से ही अपना ताल्लुक़ रखती थी। किसी दूसरे को वो ना तो घास डालती और ना ही हमसे कोई ताल्लुक़ यार शत्ता नातार किनी पर तैयार थी। ये दौलत की वजह से था। हम खूब समझते थे कि वो हमको अपने लायक नहीं समझती। वो हमको गरीब और हकीर समझती थी। उम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। इस रोज़ भाई उम्मी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। सच बात तो यह है कि वो तो कभी भी उम्मी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और न हम सब से जुदा होकर रहना चाहते थे, लेकिन मुआहदे की वजह से घर दामाद होकर वहाँ रह रहे थे। ताहम सी बात तो यह कि मिनाहिल उनके बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी मिनाहिल, मगर हमारे घर ज़रा देर को बैठ रहना भी गवारा नहीं करती थी। वो हमारे घर का पानी तक नहीं पीती थी। हम इसको भाभी कहने को तरसते थे। इस मामले में तो भाई साकिब भी बेबस नजर आते थे। वो अपनी दौलतमंद बीवी के साथ एक महलनुमा बंगले में रहते थे और बहुत बड़ी गाड़ी में घूमते थे। उनके आगे कई नौकर चाकर थे, फिर भी वो निहायत बुझे बुझे और मजबूर नजर आते थे। हालांकि माली तौर पर उनको कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई खौफ न था। उनकी इस शादी की बदौलत हम भी माली तौर पर आसूदा हो गए थे, मगर उनकी रूह पर गो आमनो बोझ रखा हुआ था, जिसके नतीजे उनकी तरोताज़ा रूह मुर्दा होकर दफन हो गई थी। हमें खबर मिली कि हमारी भाभी की गोद में एक नए मिना बेटा आ गया है, तो बे इख्तियार उनके घर चले गए। वहाँ तो बहुत से मेहमान बैठे हुए थे। किसी ने हमको बैठने को न कहा और न साहिब खाना ने उन लोगों से हमारा तारुफ करवाया। कितने में भाईजान बाहर से आए। मिनाहिल से बोले, तुमने मेरे घर वालों को बिठाया नहीं। वो गुरूर से कहने लगी, हमने तो उनको नहीं बुलाया था। खुद आए हैं तो खुद ही बैठ भी जाएं।
بھائی جان सबके सामने इस तौहीन को बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने अपने नौज़ायदा बच्चे को गोद में उठा लिया